जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, और अपना जो भी आज वर्णन किए हैं या अभी तक जो भी हम वर्णन किए हैं या अध्ययन किए हैं आप सबों के समक्ष एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे करें नहीं करें या फिर उसमें जो भी हम मदद कर सकते हैं उसके लिए हम पुनः उपस्थित हुए हैं। बस आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से हमारा YouTube चैनल प्रोग्रेस कर रहा है, यह सिर्फ आप लोगों के प्यार के बदौलत हो रहा है। इस तरह से आप लोग बने रहे और इस तरह से हम एक परिवार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और जरूर ही आगे हम लोग एक नई मंजिल हासिल करेंगे। यह हमेशा तत्पर रहेंगे हम लोग एक नई मंजिल को हासिल करने के लिए। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पुनः। तो आज का पहला सवाल बताइएगा आप लोग। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में एक राष्ट्रपति जो होता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है, और उसी के अंदर में भारत के अंदर में जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं उसी के प्रतिनिधित्व करते हैं या उसी का जो है कि नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक राज्य में रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलगेकर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया। क्लेमेंट एटली। याद रखिएगा कि भारत को स्वतंत्रता की घोषणा जो किया वो क्लेमेंट एटली ने किया। किसने किया था? क्लेमेंट एटली ने। और भारत ने स्वतंत्रता जो प्राप्त किया वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया और भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को हुआ और भारत का संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ। और संविधान जो बन रहा था, जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को रखा। किससे रखा? हाथी को। और आप लोग को बताएं कि भारत का राष्ट्र विरासत पशु भी कौन है? हाथी। जिसे किस वर्ष घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को। अब बात आता है विरासत का, तो एक दिवस आप लोग को रिकॉल करा देते हैं कि राष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। राष्ट्रीय विरासत दिवस 18 अप्रैल। राष्ट्रीय विरासत दिवस 18 अप्रैल। और आप लोग जो कोविड में जो मास्क पहनते थे ना, तो मास्क दिवस 18 जून को। मास्क दिवस 18 जून को, क्योंकि उसमें बहुत आदमी का जान भी चल गया, बहुत आदमी का जान गया। और जान जो गया है सब 18 प्लस वाले व्यक्ति का, 18 प्लस वाले, यानी 18 जून को मास्क दिवस, 18 जून को मास्क दिवस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में विंस्टन चर्चिल थे और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बोलिएगा क्या? देखिए सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति अर्थात 1914 से लेकर 1918 तक कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? तो आप लोग बताइएगा वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और यह हुआ था कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के तहत। किस संधि के तहत? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि 1919 में हुआ है। वर्साई की संधि 1919 में हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध को जितना भी नुकसान हुआ विश्व लेवल पर, उसे भरपाई के लिए यह ऐसा कोई अगला कदम विश्व के अन्य देश नहीं उठाए विश्व युद्ध को लेकर, तो 1920 में राष्ट्र संघ का स्थापना किया। किस चीज का स्थापना किया? राष्ट्र संघ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ राष्ट्र संघ का स्थापना बोल रहे हैं। राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के द्वारा यह नाम दिया गया राष्ट्र संघ का नाम। किसका नाम? राष्ट्र संघ का नाम।
नाम। इसका स्थापना 1920 में। अब कौन सा विश्व युद्ध के बाद? पहला विश्व युद्ध के बाद। इसी तरह हम याद रखेंगे कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलेगा और दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म होगा। तो जस्ट उसके बाद पुनः विश्व के अन्य देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया जाएगा। किसका स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं। और यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क के अंदर में होता है, याद रखिएगा। और भारत उसी साल उसका सदस्य बन गया, यानी 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बन गया। और वर्तमान समय में यूएनओ में 193 सदस्य देश है और 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन बना? रूस। कौन बना? रूस। रूस ने 1957 ईस्वी में स्पुतनिक फर्स्ट नाम का जो प्रक्षेपित किया था यान, वो पूरे विश्व लेवल पे पहला था, पूरे विश्व लेवल पे पहला था, याद रखिएगा। और अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग गए। अपोलो 11 से कौन गए? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति पूरे विश्व लेवल पे, जो कि अमेरिका के थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत में सोना उत्पादन में कौन सा राज्य का एकाधिकार? कर्नाटक। कौन सा राज्य का? कर्नाटक। अब बात करते हैं सोना, कर्नाटक और कोलार। तो भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन जो 100% में 98% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक करती है। कौन करती है? कर्नाटक। इसका मतलब हम उसका एकाधिकार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। यानी कि भारत के अंदर में इकलौता राज्य कर्नाटक है जो जिसका एक खान बहुत फेमस है, कोलार। आप लोग कोलार पे एक फिल्म भी देखे होंगे, केजीएफ फिल्म। तो केजीएफ होता है कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कोलार पे ही फिल्म आया है। जो कि कोलार एक सोने की खान है जो कर्नाटक में स्थित है, जो कि 98% हिस्सा उत्पादन करता है पूरे भारत का। जस्ट उसी के बगल में एक और खान है, हट्टी की खान। कौन सी खान? हट्टी की खान। तो कर्नाटक के अंदर में दो खान बताना है, दो खान, एक कोलार की खान, एक हट्टी की खान। दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। अब सोना का संकेत होता है एयू। सोना का संकेत एयू। ओरम, जिसका लैटिन नाम होता है ओरम, जिसका लैटिन नाम ओरम। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि भारत के अंदर में 98% तो सोना कर दिया कौन? कर्नाटक। उसके बाद करता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन करता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी सोना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो पहले उसे कहा जाता था काकोरी कांड, उसी का नाम बदलकर क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। और काकोरी ट्रेन एक्शन डेट सहित 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1905, कोई बात नहीं है। 9 अगस्त 1905 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। कौन सा एक्शन होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को। काकोरी बोल रहे हैं, चौरी चौरा नहीं बोल रहे हैं, काकोरी बोल रहे हैं। सुनिए, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलेंगे तो 9 अगस्त 1925, जो बोल रहे हैं वो सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। और काकोरी ट्रेन एक्शन का डेट वही लेना है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को और काकोरी ट्रेन भी 9 अगस्त को, दोनों का डेट लेना है 9 अगस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। गोबर गैस प्लांट का बात करते हैं। गोबर गैस प्लांट जो बनता है वह पशु के द्वारा जो गोबर प्राप्त होता है उसी से गोबर गैस प्लांट बनता है, उसी से विद्युत का उत्पादन होता है। और इस विधि का खोज सीबी देसाई ने किया है। किसने किया है? सीबी देसाई। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है कि गोबर गैस प्लांट का खोज किसने किया है? बोलिएगा सीबी देसाई। सीबी देसाई ने इसका खोज किया है। और गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और पशु के द्वारा जो जुगाली होता है दलदली खेत से, धान के खेत से, इससे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र CH4। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत हाल ही में चर्चाओं में रहा अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, जिसका रूपरेखा किस व्यक्ति ने तैयार किया था? अब देखिएगा, एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अनुच्छेद 370 सबसे पहले किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर। इसी को हटाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ दिन पहले। तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार एनटीपीसी में कि अनुच्छेद 370 का वास्तविक रूपरेखा किस व्यक्ति ने तैयार किया था? बोलिएगा आयंगर। किसने तैयार किया था? आयंगर। किसने तैयार किया था? आयंगर। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारतीय संविधान में वर्णित
कौन से भाग का सबसे मुख्य काम है सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना? नीति निर्देशक तत्व किसका काम है? आप लोग को पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, जिसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और यह डीपीएसपी भारत ने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड। और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। तो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक है, यह सरकार के भाव को बढ़ाता है। किसके भाव को बढ़ाता है? सरकार। जैसे आप लोग को पता होगा कि एक मौलिक अधिकार होता है, एक नीति निर्देशक होता है। एक मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, एक नीति निर्देशक तत्व होता है। मौलिक अधिकार आम नागरिक के वैल्यू को बढ़ाता है। अगर आप लोग को पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमको यह अधिकार है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नीति निर्देशक तत्व का सरकार हनन करती है, यानी 36 से 51 तक जाती है, आपका हनन करती है, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है, ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार का वहां मन बढ़ रहा है। इसका मतलब वहां सरकार का क्या कर रहा है? सरकार का स्तर को बढ़ा रहा है। सरकार के मन पे है कि हम आपको नीति निर्देशक तत्व दे या ना दे, लेकिन सरकार का यह मन नहीं है कि हमको मौलिक अधिकार छीन ले। मौलिक अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, यानी मेरा पर्सनल अधिकार है, इसका कोई हनन किसी को करने का जो है कि पावर नहीं है। अगर कोई हनन करता है या किसी प्रकार का भेदभाव मेरे साथ करता है मौलिक अधिकार को हनन करने, जैसे कि मौलिक अधिकार कम हो रहा है मेरा, तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया है तो उसके प्रति एक्शन लेगा। उसके प्रति एक्शन लेगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 यह कहता है कि भारत के अंदर में जो भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है हम उसका उपचार करेंगे। क्या करेंगे? उपचार। अर्थात संवैधानिक उपचार की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। किस में है? अनुच्छेद 32 में। और इसी एक्शन लेने के दरम्यान में सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। तो आप बताइएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा सा अंतर कुछ पता चला कि नहीं चला? यानी कि मौलिक अधिकार हम लोग का वैल्यू बढ़ा रहा है और नीति निर्देशक सरकार का वैल्यू बढ़ा रहा है। हम नीति निर्देशक तत्व को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात वह अपरिवर्तनीय है। अर्थात वह अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में उसको हनन को लेकर कोई भी बात सुना नहीं जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार जो है कि परिवर्तनीय है, हम जाएंगे तो मेरा बात रखा जाएगा और रख के उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं, और डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक 36 से 51 तक जो कि आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब व्यापार होता है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच सबसे अधिक व्यापार होता है, तो अर्थात एक प्रकार से निर्यात को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। और आप लोग को बताए थे कि मुद्रा का अवमूल्यन होना भी क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना। और इसी के आधार पे भारत में एक बैंक है, भारत में एक बैंक है जो कि आयात निर्यात को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा एक्जिम बैंक, जिसे हम लोग भारतीय आयात निर्यात बैंक के रूप में जानते हैं, जिसका स्थापना 1982 में हुआ है। भारत आयात निर्यात बैंक का स्थापना 1982 में हुआ है, जो कि आपको दोनों काम को संभालता है। अगला क्वेश्चन, और 1982 में नाबार्ड का भी स्थापना, 1982 में नाबार्ड का, और वन महोत्सव का शुरुआत भी 1982 में। याद रखिएगा महोत्सव का शुरुआत भी 1982 में। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसकी रचना किसने किया है? जिसकी रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जिसकी रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ से लिया है। कहां से लिया गया? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक मगध वंश का सबसे प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है कि कौन व्यक्ति सबसे मेन पद पर बैठा हुआ था? तो कौटिल्य। कौन बैठा हुआ था? कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं और जिसे चाणक्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक का रचना किया है। किस नाम का पुस्तक? सबसे पहले याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध में शासन किए। कहां शासन किए? मगध में शासन किए। और इन्होंने सबसे पहले बिक्री कर लगाया।
और इसी के काल में प्रधानमंत्री के पद पर या उसका मास्टरमाइंड जो था, कैसे करना है नहीं करना है, कैसे शासन प्रशासन चलाना है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो गाइडलाइन कर रहा था वह कर रहा था कौटिल्य। कौन कर रहा था? कौटिल्य। जैसे अभी बोलता है कि नरेंद्र मोदी का जो गाइडलाइन या फिर दया या बयां आता है वो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह, यानी वो चाणक्य है। वो क्या है? चाणक्य। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का स्थान लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य का स्थान ले लिया है कौन? अमित शाह ने। तो आप याद रखिएगा कि वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ था, उसको सबसे बड़ा पद। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य शासक था और उसके प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठा था? चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र। कौन सा लिखा है? अर्थशास्त्र। और आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो लिखा होगा वो कैसे शासन प्रशासन चलाना है वही लिखा है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में लिखित पुस्तक जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह प्रशासन से या राजनीति से है। किससे संबंधित है? प्रशासन या राजनीति से। याद रखिएगा इतना तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया और वह पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनके इंग्लिश में जो इसका रूपांतरण किया था गीतांजलि का, वह किया था W.B. इट्स। W.B. इट्स। W.B. इट्स ने इसका रूपांतरण इंग्लिश भाषा में 1910 में किया था, तब जाकर इसे 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद याद रखिएगा सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में कब दिया गया? 1930 में। उसके बाद याद रखिएगा 1968 में नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया जिन पर काम करने के लिए। उसके बाद याद रखिएगा 1983 में एस चंद्रशेखर को किसे दिया गया? एस चंद्रशेखर को। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद 1979 में दिया गया, 1979 में दिया गया मदर टेरेसा, 1979 में मदर टेरेसा। उसके बाद याद रखिएगा 1998 में दिया गया आपको अर्थशास्त्र के जो कहलाते हैं बहुत बड़े व्यक्ति भारत में, अमर्त्य सेन। कौन कहलाते हैं? अमर्त्य सेन। ये याद रखिएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। अगला क्वेश्चन, 2014 में दिया गया नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, नोबेल पुरस्कार का बात कर रहे हैं, भारत रत्न का हम बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में। और यह 76 वर्ष के अंतराल पे दिखता है, 76 वर्ष के अंतराल पे दिखता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में सबसे पहली बार होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है, तो विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। अब विटामिन का बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। विटामिन का खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी1 का थायमिन। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद देखिएगा विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, अब विटामिन एच का बायोटीन, विटामिन एच या विटामिन बी7 दोनों सेम है, बायोटीन है। विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन के फिनोक्विनोन। फिर याद रखिएगा विटामिन बी12 साइनोकावालामाइन। याद रखिएगा इतना तक। अगला क्वेश्चन, और सुंदरता के विटामिन के नाम से विटामिन ई को जानते हैं। विटामिन ई जो कि जनन क्षमता की कमी को दर्शाता है। कुछ B1 का क्लियर है ना? हाँ, और बोलिए विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। B2 B3 हाँ वो सब हो जाएगा। विटामिन B1 का हो गया आपका राइबोफ्लोविन। उसके विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। याद रखिए। और विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, B3 का नियासिन, B3 का नियासिन, B3 का नियासिन सही है। इसीलिए तो लागदार हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पूरा हो गया। गांधी जी ने किस व्यक्ति को दीनबंधु की उपाधि दी? चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रूज है। कर दो देश बंधु था चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन पूछ।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। भारत के राष्ट्रपिता अर्थात भारत के बापू के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को दीनबंधु की उपाधि दी थी? सीएफ एंड्रूज। किसे दिया था? सीएफ एंड्रूज। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि सीएफ एंड्रूज को और देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को, और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटा। विषुवत रेखा अब समझते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री को कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, यह कहते हैं 0 डिग्री को। 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर पहले चलेंगे हम लोग। 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री चलेंगे। रुक जाइए, इससे भी और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताते हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में बहुत प्रकार की शांत पेटी पाई जाती है, जहां पर सालों भर वर्षा होती है, सालों भर धूप होती है और वहां का वृक्ष लंबा लंबा होता है। ये हम 5 डिग्री साउथ का बात कर रहे हैं, 5 डिग्री नॉर्थ का बात कर रहे हैं, और 5 10 का डिफरेंस हो गया। ये जो 10 का डिफरेंस कहलाता है वो डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डोल्ड्रम, जिसका दूसरा नाम शांत पेटी है। क्या नाम है? शांत पेटी। अब बात करते हैं नॉर्थ में, आगे बढ़ते हैं। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तरफ चलेंगे नॉर्थ में, तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री के बाद आगे बढ़ेंगे 66.5 के पास, तो उसे क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त। और वहां से जब 90 डिग्री जाएंगे तो उसे कहेंगे ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। ठीक उसी तरह से आप 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा, जिसका इंग्लिश नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखेगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो कहते हैं उसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और उसी तरह ध्रुव 90 डिग्री। और 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये 3 को याद रखिएगा। 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा। ये 3 को याद रख के चलिएगा, हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन। और 0 डिग्री के 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के ए में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में है। और भारत के अंदर में जो इंटरनेट चलाने का जो अधिकार दिया गया हुआ भी अनुच्छेद 19 के तहत दिया है, मौलिक अधिकार में। और याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। और 19 से लेके जो है कि 22 तक क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। और उसके बाद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद 29-30 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जयंती से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और शताब्दी एक्सप्रेस। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू का जब जन्म शताब्दी 1989 में मनाया जा रहा था, तो भारत में ट्रेन का शुरुआत हुआ जिसे शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ साथ उन्होंने ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का रचना किया है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किस शहर में करवाया है? आगरा में। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा में, और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने जो करवाया हुआ दिल्ली के लाल किले के अंदर में। दिल्ली के लाल किला, सुनिएगा फिर से। दिल्ली के अंदर में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने, और आगरा के अंदर लाल किला के अंदर में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। किसने करवाया है? शाहजहां ने। किसने करवाया है? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन। शाहजहां ने किया है आगरा के अंदर में, दिल्ली के अंदर में मोती मस्जिद का निर्माण, लाल किला के अंदर में औरंगजेब। दिल्ली के ये
आगरा के मोती मस्जिद में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां शाहजहां ने करवाया है, और उसके बाद फिर दिल्ली के लाल किला के अंदर औरंगजेब। जहां और लगा है। जहां कुछ दूसरा चीज होगा, ये सही है। शाहजहां यहाँ पर आता है, वहां पर औरंगजेब आता है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। किस वृक्ष का पूजा करते थे? पीपल का। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में कौन है? NH-44। कौन है? NH-44। NH-44 जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, जो 3745 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 3745 किलोमीटर है, और यह कुल 11 राज्य से होकर गुजरती है। कितना राज्य से होकर? 11 राज्य से। और इसी 11 देश में याद रखेगा कि सारा मरुस्थल जो है वह 11 देशों को टच करती है। कितना देशों को? 11 देशों को टच करती है। अगला क्वेश्चन बताइए, और सारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ में? उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है, जिसका खनन 1901 से शुरू हुआ है, और इसका सबसे पुराना जो खदान या कुआं है जहां से निकलता है उसे वसुंधरा नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया? वसुंधरा। और इसी तरह से तेल उत्पादन के लिए सागर सम्राट नाम से मुंबई में प्रसिद्ध एक जगह है जहां से तेल का उत्पादन होता है। जहां से किसका उत्पादन होता है? तेल का उत्पादन। और भारत के अंदर में अंकलेश्वर भी तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी रैम को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है। कंप्यूटर का याददाश्त। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे याददाश्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। चीनी या मंदारिन? चीनी या मंदारिन। अच्छा, भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक भील जनजाति। सबसे अधिक जनजाति भील। पहले गोंड था, गोंड पीछे हो गया, अब कौन सा जनजाति आ गया? भील। कौन हो गया? भील। और सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य MP। सबसे अधिक जनजाति MP। और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत मिजोरम। तो याद रखेगा, सबसे अधिक जनजाति पूछे तो MP, और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत पूछे तो मिजोरम। अब इसी से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे अधिक वन MP में, सबसे अधिक वन MP में, और सबसे अधिक 1% मिजोरम में। यानी जहां पर जनजाति अधिक है वहां पर वन अधिक है, और जहां पर 1% अधिक है वहां पर जनजाति प्रतिशत अधिक है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो MP में सबसे अधिक वन है तो सबसे अधिक जनजाति है, और मिजोरम में सबसे अधिक ये 1% है, इसीलिए सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत भी मिजोरम है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी में कितना % फास्फोरस होता है? 8%। कितना %? 8%। हड्डी में 8% फास्फोरस पाया जाता है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, और सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि हमारे शरीर में खून 7%, और हमारे शरीर के भार का खून 7%, और हमारे शरीर के भार का मस्तिष्क 2%। मस्तिष्क 2%। अगला, और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1862। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862। सुनिएगा, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना पहली बार कलकत्ता में 1773 अधिनियम के तहत 1774 में किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कौन थे? सर इलिजा इम्पे। और 3 जो अन्य मुख्य बने थे वो बने थे लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। इसका स्थापना 1774 में पहली बार कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। अब बात करते हैं हाई कोर्ट, थोड़ा स्टेट लेवल पे, छोटा शहर लेवल पे। तो भारत में पहली बार 1861 अधिनियम के तहत, ध्यान समझिएगा,
1861 अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 शहर में हाईकोर्ट का स्थापना। कितना शहर में? 3 शहर में। 3 शहर में पहला शहर बंगाल याद रखिएगा, दूसरा मद्रास याद रखिएगा, और उसके बाद तीसरा याद रखिएगा कोलकाता। क्या याद रखिएगा? कोलकाता। यानी कोलकाता, मद्रास और बंबई। कोलकाता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 1862 में हाईकोर्ट का स्थापना होता है, 1861 अधिनियम के तहत कैनिंग के समय। याद रखिएगा यहां तक। उसके बाद अगर पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 को हुआ है। कब हुआ है? 1950 को। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 के अंदर में होता है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि भारत में जो पहला संसद भवन बना था वह लॉर्ड इरविन के काल में 1927 में। कब बना था? 1927 में। 18 जनवरी 1927 को 18 जनवरी 1927 को इरविन के समय में पहली बार संसद भवन का उद्घाटन हुआ। संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और वर्तमान समय में जो संसद भवन नया वाला बना है, संसद भवन नया वाला बना है दिल्ली में, हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन हुआ है आपका 2023 में 28 मई को। डेट याद रख लीजिएगा, 28 मई 2023 को इसका स्थापना होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग में होता है? गुर्दा। किस में होता है डायलिसिस? गुर्दा में। डायलिसिस किस में होता है? गुर्दा में। डायलिसिस गुर्दा में। अगला क्वेश्चन बताना है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानडे। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का। तो याद रखिएगा कि भारत का हीरा के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं। भारत का हीरा के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं। उसी तरह से भारत का हीरा जो कहा जाता है वह मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारत का हीरा किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अगर हम राज्य में पूछे तो एमपी। राज्य में पूछे तो एमपी। अब व्यक्ति में पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जिसके राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानडे। कौन थे? एमजी रानडे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। कुछ देर पहले बताए हैं, अर्थशास्त्र का रचना कौटिल्य ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध रखता है इस राजनीति से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। और याद रखिएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वह चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चीज है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कहलर। राजतरंगिणी के लेखक कहलर। राजतरंगिणी के लेखक कहलर। इसका संबंध कहां के इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से। कहां से? कश्मीर के इतिहास से। और याद रखिएगा कि राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8 तरंग। ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे विष्णु भगवान के चक्र में कुल 6 तिलियां हैं, उसी तरह से राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8 तरंग। अच्छा, भारत का जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है उसमें कुल कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली। कितना तिल्ली है? चक्र कितना है? 1। चक्र कितना है? 1। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं, यह बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के ही दरबार में दरबारी कवि के रूप में आपका जयदेव रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद का रचना किया है। और याद रखिएगा वही लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कृष्णदेव राय किस शहर के शासक थे? विजयनगर। कहां के शासक थे? विजयनगर। विजयनगर का स्थापना या विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया है। किसने किया है? हरिहर बुक्का ने किया है 1336 में। कब किया है? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और उसी में से आगे चलकर एक शासक बनता है कृष्णदेव राय। कौन बनते हैं? कृष्णदेव राय। तुलुक वंश से संबंध रखते हैं। ऐसे विजयनगर साम्राज्य बता देते हैं।
विजयनगर साम्राज्य में, जैसे कल हम लोग बोल रहे थे, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश। कितना राजवंश? 5। उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश। संगम वंश, बोलते जाइएगा। पहला संगम वंश, उसके बाद सुलुक वंश, उसके बाद तुलुक वंश, और उसके अराविडु वंश, उसके बाद अराविडु वंश। तो एक बार हम रिकॉल करा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला संगम वंश, दूसरा सुलुभ वंश, तीसरा तुलुभ वंश, और तुलुभ वंश से ही कृष्णदेव राय, तुलुभ वंश से तीसरा से ही कृष्णदेव राय। तो संगम 100, इसका ट्रिक याद रखेगा, 100 अंशवर 100 सन्स TRUA 100 अंशवर 100 सन्स TRUA 100 अंशवर से संगम, खाली 100 से सुलुभ, T से तुलुभ, A से अराविडु। याद रखिएगा सन्स TA, यानी कि संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडु वंश, और तुलुभ वंश से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में डेट सहित कब गाया गया था? डेट सहित 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। अब बात करते हैं राष्ट्रगान का। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रगान का रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, और जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे बिशन नारायण धर कर रहे थे। बिशन नारायण धर। गाने में कुल कितना समय? 52 सेकंड। कितना समय? 52 सेकंड। याद रखिएगा। अब बात करते हैं वंदे मातरम अर्थात राष्ट्रगीत का, अर्थात राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत का रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगीत का रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, जिसे हम लोग वंदे मातरम के रूप में जानते हैं। और याद रखिएगा कि इसे पहली बार जो गाया गया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता में। दोनों चीज कलकत्ते में गया है, दोनों चीज कलकत्ते में, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों कलकत्ते में। और इसमें अध्यक्ष था आपका रहीमतुल्लाह सियानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। और वंदे मातरम देखिएगा कि थोड़ा सा संस्कृत में है, थोड़ा बोलने में ज्यादा समय लगता है आदमी को, इसीलिए याद रखिएगा राष्ट्रगान का 52 सेकंड, और राष्ट्रगीत का निगोले झव्वा टाइप का, इसमें ढेर लगता है 65 सेकंड। याद रखिएगा कितना सेकंड? 65 सेकंड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला साहित्यकार कौन है? आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिए, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत के अंदर में साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, जिसका स्थापना 1965 में हुआ है। 1965 में। अब बात करते हैं 1965 में। तो 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को एक पुस्तक था आडा कुजाई। कौन सा पुस्तक? आडा कुजाई। तो 1965 में श्री शंकर कुरूप को आडा कुजाई नाम के पुस्तक के लिए इन्हें जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत आपका जैन नाम के व्यक्ति ने किया है। किस नाम के व्यक्ति ने? जैन नाम के व्यक्ति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत किया, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा। अगला, और पहली महिला कौन बनी है? आशापूर्णा देवी। कौन बनी है? आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी है कि रेगुड़ मिट्टी है? रेगुड़ मिट्टी। कंफ्यूज कर गए आप लोग। काली और रेगुड़ दोनों सेम एक ही होता है। भारत में नहीं सुनिए पहले, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी। भारत, देखिए सब कंफ्यूजन वाली चीज है, इसीलिए सब आदमी कंफ्यूज होगा, जो भी देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज होइएगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ठीक से देखिए, सुनिए, और सेट जब तक नहीं लगाइएगा अधिक से अधिक, तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो ये तो आपका एक रिवीजन का जरिया है, जिससे कि आप एक बेहतर बन सकते हैं। तभी बेहतर बन सकते हैं जब आप एक साथ में एक सेट लगाइएगा, आपका माइंड काम करेगा, हम क्या पढ़े हैं उसके बाद क्लियर होगा। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा मिट्टी को कुल 8 भाग में विभाजित किया गया है। कितना भाग में? 8 भाग में। तो 8 भाग में से एक भाग याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 46% भाग पर सिर्फ जो है ना जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, जिसका इंग्लिश नाम है एल्यूवियल स्लैब। एल्यूवियल स्लैब।
तो एलुवियल सॉइल जो है ये 46% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और यही जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, याद रखिएगा। अब बात कर रहे थे काली मिट्टी और जो है कि रेगुड़ मिट्टी। तो काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी तीनों एक ही है, जिसे बोलने के क्रम में हम लोग बोल देते हैं काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी, काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी। तो क से काली, क से कपास, क से काली, क से कपास। तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार गुजरात महाराष्ट्र इलाका में, गुजरात महाराष्ट्र इलाका में, इसीलिए भारत के अंदर में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात करती है। और कपास को गोल्डन रेशा के रूप में जानते हैं, गोल्डन रेशा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। अच्छा, अंडा से कौन सी क्रांति है? आपको 4-5 क्रांति बता देते हैं। पीली क्रांति तिलहन से, चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति, उसके बाद याद रखिएगा आप लोग सुनहरी क्रांति या फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। उसके बाद याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, अंडा से या रजत क्रांति। उसके बाद याद रखिएगा नीली क्रांति मछली से, नीली क्रांति मत्स्य से, नीली क्रांति मत्स्य से। उसके बाद याद रखिएगा भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से। तो ये सब चीज आप या कौन सा अमृत क्रांति है नदी जोड़ों से, अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ों से, अमृत क्रांति नदी जोड़ों से। और बोलिए बादामी क्रांति मसाला से है, बादामी क्रांति मसाला से है, बादामी क्रांति किससे है? मसाला से। और वर्तमान समय में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन आंध्र प्रदेश करती है। कौन करती है? आंध्र प्रदेश। लेकिन मसालों की रानी के नाम से कोचीन कहलाती है, मसालों की रानी के नाम से कोचीन यानी केरल कहलाती है। लेकिन मसाला उत्पादन में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश है। लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद शायद डाटा एमपी के पास आ गया है, एमपी के पास, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सबसे अधिक जो है कि मसाला आंध्र प्रदेश करती थी, लेकिन शायद करंट में ये एमपी हो चुका है। लेकिन मसालों की रानी के नाम से कोचीन जानते हैं। और मसालों से संबंधित क्रांति है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। अब आइए आते हैं इतिहास में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। टमाटर, लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर और मौस से। हाँ, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए आप लोग को बताते हैं, सबसे पहला वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक। और 1290 में आ गया था आपका खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के ने शासन 1290 से लेकर 1320 तक किया है, 1320 तक किया है। और 1320 से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तुगलक वंश पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा वंश। कौन सा वंश? तीसरा, तुगलक वंश के रूप में याद रखिएगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से हैं? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दिल्ली के किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत शिक्षित आदमी थे, बहुत शिक्षित। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और पढ़ने के साथ साथ यह मूर्ख का भी काम करता था, यह मूर्ख टाइप का काम करता था, इसीलिए इसे शिक्षित मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को शिक्षित मूर्ख के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि दिल्ली के किस शासक ने, दिल्ली राजवंश के किस शासक ने खुरासन और कराची का अभियान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक का नाम बताइए जो संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक। देखिए 2 क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला शासक जो नहर को बनवाया तो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहला शासक जो नहर को बनाया गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन वहीं पर पूछेंगे कि सबसे अधिक नहर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक, सबसे अधिक नहर फिरोज शाह तुगलक। अब यहीं से याद रखिएगा
कि जब सबसे अधिक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, इसीलिए जब ज्यादा मात्रा में हम नहर का निर्माण करवाएंगे तो ज्यादा मात्रा में हमको मजदूर चाहिए, यानी ज्यादा मात्रा में बेरोजगार को हमको रोजगार देना होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बेरोजगार को रोजगार दिया, तो आंसर मारिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और काहे दिया, काहे अधिक मात्रा में नहर बनवा रहा था, इसीलिए सबसे अधिक नहर का निर्माण भी के फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, बेरोजगार को रोजगार फिरोज शाह तुगलक, और सबसे अधिक नहर क्या बनाया फिरोज शाह तुगलक। FST जिसको शॉर्ट में कहते हैं FST। और लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले नहर बनाने वाला गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय किस व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था? जुना खान। किसने किया था? जुना खान। किसने किया था? जुना खान ने लकड़ी का एक महल बना दिया था और उसको पता नहीं चल पाया कि अंदर गड्ढा है, ऊपर से लकड़ी दे दिया था, उसमें जैसे उसका घोड़ा या उसका अभियान गया तो समझ लो अंदर ही दबकर मर गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है पहला ऐसा शासक का नाम बताएं जो मध्यकालीन सभी सुल्तान में से सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान, सबसे योग्य शासक थे। तो बोलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग को बता दिया सबसे शिक्षित कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन शिक्षित के साथ अगर मूर्ख का भी चर्चा करेंगे तो भी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत फेमस क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा एक विभाग का स्थापना किया? तो याद रखिएगा अमीर ए कोही। कौन सा? अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही जिसे कृषि विभाग कहते थे, अमीर ए कोही कृषि विभाग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है को से कोही, को से कृषि, को से कोही, को से कृषि, जो किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां रखा? दौलताबाद। कहां रखा? दौलताबाद। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद लाने वाला शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। इससे पहले दिल्ली में ही था, जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली किया था, सबसे पहली बार दिल्ली था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था, लाहौर से इल्तुतमिश ने कहां लाया? दिल्ली। तब से यहां तक चल रहा था, लेकिन पहली बार फिर दिल्ली से दौलताबाद, यानी अलग ही शहर को ला रहा है। वो क्या ला रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है सबसे फेमस क्वेश्चन, इब्न बतूता। इब्न बतूता कब भारत आया? 1333 में। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है, वहीं का एक यात्री था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया और 1333 में आया, और 1342 में इसे तो 1342 में इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। तो आपको कम से कम याद रखना है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। कब आया? 1333 में। बस यही 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं पर लिखित था? याद रखिएगा रहला। क्या रखिएगा? रहला। तो इब्न बतूता का पुस्तक रहला था। इब्न बतूता का पुस्तक रहला था। उसी तरह से एक ह्वेनसांग हुआ है। कौन हुआ है? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग का पुस्तक का नाम क्या है? स्यूकी। ह्वेनसांग का पुस्तक है स्यूकी, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। हो से ह्वेनसांग, हो से हर्षवर्धन। इसी तरह धीरे धीरे आपका माइंड पकड़िएगा, उसके बाद फिर आपको लगेगा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस व्यक्ति ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिली? तो याद रखिएगा बदायूनी ने। किसने लिखा है? बदायूनी ने। किसने लिखा है? बदायूनी ने। और लेनपुल ने हुमायूं के बारे में बोला है। लेनपुल ने किसके बारे में बोला है? हुमायूं ने, कि वह सीढ़ी पर गिरकर जो है कि लुढ़कते लुढ़कते उसकी मौत हो गया, तो वह हुमायूं के बारे में बोला है कि वह जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसका मृत्यु हो गया। यह लिखा है लेनपुल ने। किसने लिखा है? लेनपुल ने। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं
विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन सा विभाग का स्थापना किया था? दीवाने खैरात। देखिएगा, आप लोग को हम ट्रिक देते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 3 गो विभाग का स्थापना किया है। फिरोज शाह तुगलक ने 3 गो विभाग का स्थापना किया, तीनों बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं ना, बोलते हैं खाइब। क्या बोलते हैं? खाइब। खाना खाइब, यानी एगो ख से किया है, एगो ई से किया है, एगो ब से किया है, फिर खाइब। याद रखिएगा, फारसी का रो फिर। एक बार जब हम खा लेते हैं सुबह सुबह, तो नहीं बोलता है फिर घर वाला कि फिर खाइब कि ना खाइब, तो याद रखिएगा फिर खाइब। फिर से याद रखिएगा फिरोज शाह। फिर से क्या याद रखिएगा? फिरोज शाह। अब फिरोज शाह से निकालिएगा ख्वाका इब और खाइब में 3 गो संस्था। तो खाइब में ख से हो जाएगा दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, दीवान एक खैरात। और दूसरा हो जाएगा ई से दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक। अब बो से लास्ट में दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर खाइब, फिर से फिरोज शाह। अब फिरोज ने क्या कर रहा है? खाइब कर रहा है। क्या कर रहा है? खाइब। ख्वाका इब खाइब, ख्वाका इब खाइब। खा से खैरात, ई से इस्तिहाक, अब ब से बंदगान। आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको छांटने में ऑप्शन आए में कम आएगा। चलिए, आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, और आज का लास्ट सवाल कि आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी आत्मकथा फतूत ए फिरोजशाही की रचना की थी? फतूत ए फिरोजशाही की रचना की थी, तो बोलिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। उसी तरह मुगल वंश का एक शासक था बाबर। कौन था? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा में लिखा था, तो जो कि तुजू के बाबरी के नाम से जानते थे। उसी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जिसका नाम क्या था? तुजू के बाबरी। क्या नाम रखा था? तुजू के बाबरी। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के शासक में तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही की रचना किया। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग के लिए हम धीरे धीरे एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल बनाकर उसमें आपको डेली प्रतिदिन जो हम लोग यहाँ पर ओरल क्यूज करते हैं, ये ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इसका आपको सिलेबस मिल जाएगा। आपको जो है कि फोटो खींच के 8 पेज 10 पेज जितना भी हम लोग करते हैं वो चीज आपको मिल जाएगा। और धीरे धीरे कौन सा बुक को खत्म करना है या कौन सा एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आपका बिहार के अंदर में जितना भी एग्जाम है, चाहे आप बिहार पुलिस में बैठिए, बिहार दरोगा में बैठिए, या फिर आप बिहार एसएससी में बैठिए, या बिहार सीजीएल में बैठिए, आपका सब में क्वेश्चन इस तरह का आएगा। सब में क्वेश्चन आएगा। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अभी हाल ही में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है रेलवे में, अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको जीके जीएस और करंट के लिए आप टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, और सिर्फ आप 2 बार वीडियो मेरा देख लीजिएगा डेली। और उसके बाद आप यही कहेंगे कि रिजल्ट लेने के लिए आपको कम से कम 1 सेट लगाना होगा। आप जिस भी प्रकाशन का लगा सकते हैं, 1 सेट लगाइए और उसका डिस्कशन पढ़िए, आपसे देखिएगा रिजल्ट आएगा। सिर्फ आप सच्चा दिल से मेहनत कीजिए, और जहां भी आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, आप अच्छा से मैथ रीजनिंग का रिवीजन कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा मैथ रीजनिंग का रिवीजन, तो हम उसके लिए भी क्लास लाएंगे आप लोगों के बीच। जल्दी एक जो है कि लाइव आएंगे, और लाइव आकर जो है कि आपको मैथ रीजनिंग का भी क्लास दिया जाएगा, या फिर एक वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। आपके तैयारी के लिए हम लोग पूरा जी जान एक कर दिए हैं। सिर्फ आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए, और अपने सपना जो भी आप लगा के रखे होंगे, या आपके घर वाले जो लगा के रखे हैं, गौ समाज आशा कि यह लड़का कुछ करेगा, तो आप उस पे जो है कि खड़ा उतरिए, और खड़ा उतर के एक दिन सपना को साकार कीजिए। बस यही हम आपसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार। सही था वो, जय जवान जय किसान। आगरा में